CME का वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन करने के बाद भारत का भूगोल, भारत का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 71 BPSC को टारगेट में लेकर इन्होंने नोट्स बनाया है, एक वीडियो में देख लेंगे 1-1.5 घंटे में। तो भारत का भौगोलिक परिचय, आकार, अवस्थिति, क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत जो है वो रूस, कनाडा, चीन, 1 पर रूस है, 2 पर कनाडा है। क्षेत्रफल में 3 पे चीन है, 4 पे अमेरिका है, 5 पे ब्राज़ील है, 5 पे क्षेत्रफल में ब्राज़ील है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत है। 7वें नंबर पे भारत है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के साथ। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, भारत जो है यह अगर पृथ्वी है तो भारत जो है वह यह 0 डिग्री अक्षांश है। इसके उत्तर और नॉर्थ साइड और पूर्व की ओर, यानी कि भारत का विस्तार जो है, यह भारत का जो विस्तार है यह गोलार्ध में उत्तर और ईस्ट पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व में भारत का विस्तार है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच है। भारत कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट, भारत जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत इस बीच में फैला हुआ है। और देशांतर जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट, तो यह है 0 डिग्री, यह है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच पूर्वी देशांतर के मध्य भारत जो है वो फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 से लेकर 97 तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत एवं कर्क रेखा, तो भारत के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वही कर्क रेखा या भारत के बीचों बीच से गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्यों में भारत में सबसे पहला जो राज्य है वो गुजरात है। भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहला जो है वो गुजरात 1 पे है, दूसरा में राजस्थान 2 पे है, गुजरात 1 पे, राजस्थान 2 पे, तीसरा में मध्य प्रदेश 3 पे, उसके बाद छत्तीसगढ़ 4 पे, झारखंड 5 पे, झारखंड ये 5 पे, पश्चिम बंगाल 6 पे, त्रिपुरा और मिजोरम 7, त्रिपुरा और मिजोरम 8, त्रिपुरा में, यानी 8 राज्यों से यह कर्क रेखा भारत की गुजरती है। 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा की भारत में सबसे अधिक जो लंबाई है, कर्क रेखा की भारत में सबसे अधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में पड़ती है और सबसे कम जो है वह राजस्थान में पड़ती है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, भारत है तो इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और यह भारत को 2 भागों में बांट देती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा, भारत में एक माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय जो है वह एक जगह पे क्रॉस करते हुए एरिया है बघेलखंड का पठार जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो कर्क रेखा और मानक, यह कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह मानक रेखा जो उत्तर प्रदेश के नैनी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यह भारत के 8 कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 यह जहाँ पे दोनों मिलती है, क्रॉस करती है, वो एरिया बघेलखंड का पठार है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये बघेलखंड के पठार में दोनों कर्क रेखा और मानक समय मिलती है और यह छत्तीसगढ़ में यह एरिया पड़ता है। मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की मानक समय रेखा, इसी के तहत भारत का समय निर्धारित होता है और यह 68 डिग्री 5 मिनट 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के बीच जो है वह इन दोनों के बीच, यानी दोनों के मध्य को मान लिया गया है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश यह भारत के 5 राज्यों से, कौन 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के, ये भारत के 5 राज्यों में पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा यहाँ पे उड़ीसा और 5वां फिर आंध्र प्रदेश। तो यह भारत के 5 राज्यों यहाँ से गुजरता है। 5 राज्यों से एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा जो यह गुजरता है उड़ीसा और 5वां जो है आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यह जो है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह 68 यहाँ से, 68 डिग्री यहाँ से और 97 यहाँ से, दोनों के बीच को मान लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहीं से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है। भारत में एक ही टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है, यह उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में समय आगे बढ़ता है। भारतीय मानक समय देशांतर का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। यह 1 डिग्री देशांतर घूमने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में 2 घंटे का समय होता है, यानी 1 देशांतर 4 मिनट का होता है। तो भारत में यहाँ पे 68 है, यहाँ पर 97 है। तो 68 और 97 के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट का होता है, तो 30 डिग्री 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो गया। तो यहाँ से यहाँ के समय के बीच में, यहाँ 4 बजे सूर्योदय होता है, यहाँ 6 साढ़े 6 में सूर्योदय होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में 2 घंटे के समय का अंतर लगभग देखने को मिलता है। दूरस्थ बिंदु, तो सबसे दूरस्थ बिंदु उत्तर में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे उत्तर में दूरस्थ बिंदु जो अगर कोई देखा जाए, तो भारत के सबसे उत्तर में दूरस्थ बिंदु तो यह है जम्मू कश्मीर। यह जो इंदिरा कॉल है, यह भारत के दूरस्थ बिंदु कहाँ पर है, इंदिरा कॉल यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। इंदिरा कॉल यहाँ पे सबसे दूरस्थ बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एक, तो यहाँ पर एक जगह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर का ये है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा जो कॉल है वो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर का बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट जो है यह यहाँ पे सबसे दक्षिण बिंदु जो अंडमान है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहीं मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी में है, 8 डिग्री 4 मिनट। यह है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी मुख्य भूमि का है। लेकिन ओवरऑल इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत में द्वीप का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है। वहीं सबसे पूर्वी और पश्चिमी, तो सबसे पूर्वी बिंदु अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबिथु अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु यहाँ पे है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे। और सबसे पश्चिमी जो है वो गौर माता गुजरात का है। गौर माता गुजरात का यहाँ पे सरकड़ी के पास है। गौर माता गुजरात का सरकड़ी के पास है। तो नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे जम्मू का, यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया सबसे साउथ में, यहाँ पे इंदिरा कॉल हो गया, यहाँ पे गौर माता हो गया गुजरात में, यहाँ पे किबिथु अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और अंडमान निकोबार जो भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे एक जगह है सबसे लास्ट में जिसको कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, या ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, यह भारत का ही सबसे हिस्सा है। तो यह हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो ईस्ट में जो है वो किबिथु है, साउथ में जो है वो कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो गया। भारत का अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और वेस्ट में हो जाएगा गौर माता गुजरात का। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। सीमावर्ती देश, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि लैंड से भारत की जो साझेदारी है वो 7 देशों से होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। जबकि सामुद्रिक सीमा जो है केवल श्रीलंका से लगती है। पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार जो है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो सीमा का विस्तार सबसे अधिक है 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण है 4096 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर है। भारत अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर जो न्यूनतम है, वो भी जो लैंड LOC के पास है, POK का हिस्सा है, POK के हिस्सा है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जिस पर कब्जा है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर है। भारत नेपाल के बीच 1751 और भारत भूटान के बीच 699। तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत बांग्लादेश के बीच लगती है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चीन आता है 3488। तीसरे पे भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन जो है वो विभाजन से पूर्व भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, परंतु अब विभाजन हो गया है तो पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन अलग करती है, या फिर भारत अफगानिस्तान को भी डूरंड लाइन अलग करती है। मैकमोहन चीन और भारत को अलग करती है। भारत को मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। मैकमोहन लाइन इसका निर्धारण करती है भारत और अरुणाचल प्रदेश को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। पड़ोसी देशों के सीमा पर स्थित भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश,
तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, जिसमें से 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। यानी पाकिस्तान कुल 5, लेकिन राज्यों में केवल 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से पीओके में सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जबकि म्यांमार जो है पाकिस्तान इधर सीमा साझा करता है, म्यांमार इधर। तो म्यांमार जो है वो 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सीमा साझा करता है। चीन जो है वह भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से यह चीन सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला देश जो है वो नेपाल है, जो भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। ये नेपाल है। यह भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्यों से नेपाल सीमा साझा करता है। सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला नेपाल ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, यह भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल 1 पे आ गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, साथ में पश्चिम बंगाल। भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। भारत के 3 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे लद्दाख जो है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है वह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है वह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सिक्किम जो है वह नेपाल, चीन और भूटान से सीमा साझा करता है। तटीय राज्य, तो भारत के मुख्य भूमि पर कुल 9 तटीय राज्य है। 9 तटीय राज्यों में भारत के समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई तट के आधार पर होता है। तटरेखा तथा प्रमुख तट, तो भारत के कुल तटरेखा की लंबाई जो है 7516, ये अब चेंज हो चुका है। नया वाला इसको पढ़ना होगा, न्यू वाला में यही न्यू वाला जो अपडेट हुआ क्वेश्चन आंसर आया है वो वाला आएगा। 7516 अभी तक था, जिसमें 7516 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक लंबा जो समुद्र तट है गुजरात का, और सबसे छोटा जो है वो गोवा का है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 है। द्वीप सहित तटों की कुल लंबाई जो है 7500, यह लगभग 11,000 हो चुका है। भारत की कुल सीमा की लंबाई तो 22,000 कह रहा है, बढ़ चुका है। भारत, ये वाला नया वाला देखना पड़ेगा। भारत में 5 स्थल अवरुद्ध राज्य है। स्थल अवरुद्ध में भारत में कुल कितने राज्य स्थल अवरुद्ध, यानी कि लैंडलॉक स्टेट में हरियाणा आ गया, मध्य प्रदेश भी लैंडलॉक है, झारखंड भी लैंडलॉक है, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक है और तेलंगाना लैंडलॉक है। तेलंगाना गठन 2 जून 2014 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान आता है, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और 3 पे आता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य में सबसे पहले गोवा आता है, फिर सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिला में तो गुजरात का कच्छ आता है, फिर लेह आता है। लेह लद्दाख का, और जैसलमेर राजस्थान का आता है। तो जिला केंद्र शासित प्रदेश में जिला में लेह आ जाता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो कच्छ के बाद जैसलमेर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पुदुचेरी का माहे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पुदुचेरी का माहे है। प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया गया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर को क्या रत्नाकर से संबोधित किया गया है। यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS 198 संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी संधि के तहत प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है, प्रादेशिक सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील 12 समुद्री मील है, जो लगभग 21.9 किलोमीटर होती है। इस पर संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है। और अवच्छिन्न मंडल यानी 24 नॉटिकल मील तक होता है, जिसमें साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली, सब का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यह 200 नॉटिकल मील तक का होता है। समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का छूट, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार और नए द्वीपों का निर्माण, ये सब का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत के प्रमुख द्वीप, जैसे गुजरात में भारत के प्रमुख द्वीप में गुजरात में एक द्वीप है द्वारका द्वीप, जो अरब सागर तट पर बसा हुआ है।
व्यंत्र स्योधर द्वीप जो कच्छ की खाड़ी में है, और पीरम द्वीप जो खंबात की खाड़ी में। तो द्वारका द्वीप अरब सागर में है, व्यंत्र या स्योधर द्वीप और पीरम द्वीप खंबात की खाड़ी में। द्वीप तो यह काठियावाड़ क्षेत्र में है, द्वीप जो है वह काठियावाड़ क्षेत्र में है। कोरी क्रीक जो ज्वारीय द्वीप कच्छ की खाड़ी में भारत पाक सीमा पर है, जो विवाद का कारण भी है। सर क्रीक कच्छ में 96 किलोमीटर लंबा है, यह भी विवाद का कारण है। दलदलीय क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर है। गुजरात एवं सिंध को यह अलग करता है। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र जो है वह मुंबई सालसेट द्वीप पर है। मुंबई और थाने इसी सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है यही सालसेट द्वीप है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। तमिलनाडु का रामेश्वरम द्वीप, इसका अन्य नाम पंबन द्वीप है। भारत और श्रीलंका के मध्य इसी के अंतिम छोर पर धनुषकोडी है, जहाँ भारत से प्रारंभ होकर मन्नार की खाड़ी श्रीलंका तक उथला, भारत से प्रारंभ होकर मन्नार की खाड़ी तक श्रीलंका पर उथला स्थलीय भाग और श्रृंखला को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप तो यह प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस पर कुल 36 लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, इसमें 11 ही लोग रहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का एंड्रोइड है। तो लक्षद्वीप में अनेक द्वीप है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप इंपॉर्टेंट है एंड्रोइड। लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोइड। सबसे उत्तरी द्वीप है अमीनी द्वीप समूह। सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है मिनिकॉय द्वीप समूह। यह 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। उसके बाद अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी से निर्मित है। यह कुल द्वीपों की संख्या लगभग 572 है। अंडमान में 550 और निकोबार में 22 द्वीप है। सबसे ऊंची जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वह सैंडल पीक 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान द्वीप है। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल। हिमालय स्थित प्रमुख ग्लेशियर, तो हिम रेखा के औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर पर है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय की औसत रेखा हिमरेखा 5800 मीटर पर है। जम्मू कश्मीर, सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वो काराकोरम श्रेणी में। नुब्रा नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी एक नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी। बियाफो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में। हिस्पार ग्लेशियर है, बाल्टेरो ग्लेशियर है और चोगोलुंगमा ग्लेशियर है। साथ में उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर है और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है। इसी गंगोत्री से भागीरथी नदी गंगा निकलती है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, जिससे तीस्ता नदी निकलती है। तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी का उद्गम है। प्रमुख घाटियाँ, जम्मू कश्मीर में अनेक घाटियाँ पाई जाती है, जिसमें कि मरखा घाटी लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली अनेक घाटियाँ, मरखा घाटी लद्दाख में है। काश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में काश्मीर घाटी पाई जाती है। साथ में अपरदनजन्य घाटी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी पाई जाती है। पीर पंजाल और धौलाधौर के मध्य सांगल घाटी पाई जाती है। उत्तराखंड में नेलांग घाटी भारत और चीन सीमा पर 1962 लड़ाई के समय 2000 बंद हो गया था। 2015 में इसको पुनः खोल दिया गया था किसी नेलांग घाटी को, जो कि उत्तराखंड में नागालैंड में जुक्कू की घाटी पाई जाती है। नागालैंड में सिक्किम में युमथांग घाटी पाई जाती है। केरल में शांत घाटी पाई जाती है। पलक्कड़ पाल घाटी जिले में मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। कुछ दर्रे पाए गए हैं, जैसे लद्दाख में जो दर्रा पाया जाता है उसमें काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख की जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम में, जो चीन और पाक सड़क इसी काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। खारदुंगला दर्रा, तो खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख श्रेणी में है। यह लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह सियाचिन मार्ग जो है वह खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरता है। जोजिला दर्रा जौस्कर श्रेणी में पाया जाता है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है और श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। साथ में चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में एक बुर्जिला दर्रा है। वह जौस्कर श्रेणी में स्थित बुर्जिला दर्रा जो श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, और जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। इस बारालाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है। सिपकीला दर्रा जो है वह जौस्कर श्रेणी में है। रोहतांग दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग शिमला को तिब्बत से, तो बारालाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा जौस्कर श्रेणी में है। रोहतांग दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड में एक दर्रा है मुलिंगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा। इन सब से होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जिलेपला दर्रा है। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी सिक्किम से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश में तो बोमडीला त्वांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग अरुणाचल प्रदेश में है। चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर बोमला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, सेला दर्रा, कदीपू दर्रा और पांगसारला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला जो कि त्वांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है, तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर है यह। साथ में बोमला दर्रा, यांग्याप दर्रा,
यांग्याप दर्रे से ही भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश में भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी का प्रवेश द्वार है। दिफू दर्रा, सेला दर्रा, कदीपू दर्रा और पांगसाडला दर्रा। मणिपुर में एक तुजू दर्रा है, इंपॉर्टेंट है। केरल में एक दर्रा है पालघाट दर्रा, यह नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई श्रेणी से जोड़ता है। पालघाट दर्रा। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, भोर घाट और थाल घाट। ये भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई पुणे मार्ग जो है भोर घाट से होकर गुजरता है और थाल घाट से होकर मुंबई और नासिक मार्ग गुजरता है। भारत का सबसे ऊंचाई में अवस्थित जो दर्रा है वह यांगची दीवान दर्रा 5890 मीटर का है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला। भारत का भौतिक विभाजन। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा यानी कि नवीन और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत और विश्व की नवीनतम मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई थी। इसके निर्माण के संबंध में कोवर का भूसन्नति सिद्धांत और अमेरिकी भूवैज्ञानिक का हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो सबसे अधिक मान्य है। कोवर की भूसन्नति सिद्धांत को अगर मान ले तो आज 7 करोड़ साल पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस नामक एक भूसन्नति यानी कि गहरा खाई सागर पाया जाता था, जो उत्तर में अंगारा लैंड एक भूमि का टुकड़ा था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ये 2 टुकड़ा था, दोनों टकराता है। इसका काज जो ऊपर उठता है और हिमालय का निर्माण यहाँ पर होता है। दोनों आपस में ये इधर से आकर टकराता है, इधर से दोनों एक दूसरे से टकराता है और यहीं पे निकलती है हिमालय। यानी यहाँ पे होता है अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, दोनों के टकराव से होता है। हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। सेनोजोइक महाकल्प में इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण होता है। सेनोजोइक महाकल्प में इयोसीन टाइम पीरियड, महाकल्प जो है वह सेनोजोइक था और इसका जो टाइम पीरियड चला था इयोसीन और ओलिगोसीन, यही टाइम पीरियड में बृहद हिमालय का निर्माण आरंभ होता है। मायोसीन काल में लघु हिमालय का निर्माण शुरू होता है। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों और वलयन से प्लायोसीन काल में इस शिवालिक का निर्माण होता है। हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है और जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होने मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झिलिय निक्षेप यानी कि सम क्विंचपेजवे कड़ेवा हिमालय के उत्थान में अभी भी जारी होने के संकेत है। भारत के उत्तरी सीमा में विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीन मुर्दार पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी में पश्चिम भाग में नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्व भाग में मिसमी पहाड़ी या नामचा वर्मा के निकट 2 तीखे अक्षसंघीय मोर यानी कि हेयर पिन के तरह टर्न की भांति मिलते हैं और ये मोर प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीप पठाकार की ओर एवं तिब्बत की ओर अवतल होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है, किंतु ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है एवं ढाल तीव्र होती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रहा है कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय पठार की चौड़ाई जो है वह घटती जाती है और ऊंचाई जो है वह बढ़ती जाती है। तो चौड़ाई जो है इधर ज़्यादा था, इधर कम हो गया और ऊंचाई जो है वह इधर जितना था इससे ज़्यादा ऊंचाई इधर होते जाता है। और हिमालय यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हिमालय 8848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय पर्वत श्रेणी प्रायद्वीप पठार की ओर जो अवतल है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई जो है वह घटती जाती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी तीव्र होती जाती है। ट्रांस हिमालय, सबसे पहला जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का ट्रांस हिमालय श्रेणी जो है महान हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। यह श्रेणी का निर्माण अवसादी सैलों से चट्टानों से हुआ। यहाँ टर्सियर यानी कि तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की सैल यानी चट्टानें पाई जाती है। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो नदी जैसे पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और इंडो सांगपो सचड़ जोन ITCZ जो उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचड़ जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। तो ट्रांस हिमालय जो है इसमें कौन कौन है, तो ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है वो काराकोरम है, जोस्कर है, लद्दाख है और कैलाश है। यह ट्रांस हिमालय का श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है 8611 मीटर के साथ है। काराकोरम श्रेणी जो है वो पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है बृहद हिमालय। तो यह हिमालय की सर्वाधिक सतत एवं ऊंची श्रृंखला है जिसमें 6100 मीटर का
गोसब चाई वाले सर्वाधिक ऊंचाई शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक होती है। महान हिमालय की वलय प्रकृति असममित है, जो मुख्यतः स्वयंदार और आग्नेय अथवा कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से बने होते हैं, जिसमें ग्रेनाइट, सीस्ट, नीस आदि शामिल है। बृहत हिमालय जो है वह बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के गौड़ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। तो बृहत हिमालय जो है वह कहाँ से, सिंधु नदी अगर यहाँ से शुरू होता है तो सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मोड़ तक यहाँ तक यह फैला हुआ है, यहाँ ग्याप दर्रे तक। यह हिमालय का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। बृहद हिमालय का विस्तार, यह विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर, विश्व की प्राय जो भी सबसे ऊंची चोटी है वह इसी बृहद हिमालय में पाई जाती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट का नाम आता है 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, कंचनजंगा यहाँ पे, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा वर्मा सब महान ऊंची चोटी इसी में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय, और तो सबसे पहले इधर ट्रांस हिमालय था, एक नंबर पे 2 पे था महान हिमालय, अब तीसरा पे है इधर लघु हिमालय, तीसरा पे है इधर लघु हिमालय, और सबसे नीचे इधर होगा शिवालिक। सबसे पहले था ट्रांस हिमालय, जिसमें 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश। यहाँ पे है महान हिमालय, यह सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। फिर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और अंतिम होगा शिवालिक। शिवालिक का कुछ हिस्सा बिहार में भी है, बिहार उत्तर प्रदेश। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो अब ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, इसी पर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और यहाँ पे कंचनजंगा है। ट्रांस हिमालय में K2 गौड़वी स्टेशन यहाँ पर सबसे ऊँची चोटी है, अन्य भी और चोटी है इसमें। बाकी महान हिमालय में और भी चोटी है, जैसे कि नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में हो गया, नंगा पर्वत उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंगा पर्वत नेपाल में, कामेत, नामचा वर्मा ये सब उत्तराखंड में है। यह महान हिमालय पर अधिकतर सबसे ऊंची चोटी इसी महान हिमालय पर, उसके बाद लघु हिमालय और फिर सबसे नीचे है शिवालिक। तो लघु हिमालय तो बृहत हिमालय या लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है, ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर होती है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत इस भाग की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, कश्मीर में पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। साथ ही इस क्षेत्र की पहाड़ी को नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी निचली श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। वही शिवालिक जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक होती है। कश्मीर हिमालय, तो कश्मीर हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग को कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अंतर्गत जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी पाया जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी में ही पाया जाता है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानिया, बाल्टेरो और सियाचिन इसी प्रदेश में पाई जाती है। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झील जैसे कि डल और बुलर और खारे पानी की झीलें सोंगसोकर झील और सो मोरारी झील इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कुमाऊं हिमालय, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है 320 किलोमीटर लंबा, यह उत्तराखंड राज्य में है। कुमाऊं पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी 7817 मीटर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और कामेत इसकी अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं। नेपाल हिमालय, तो यह काली नदी, तीस्ता नदी के मध्य इनका क्षेत्र 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसमें कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है और यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है। इसका क्षेत्रफल 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में है। सिक्किम में सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय भी इसे कहते हैं। असम हिमालय, तो यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा में यह कम ऊंचा है और यह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों और भूटान देश में सम्मिलित है। इसमें दिहांग, दिवांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियाँ। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्मा 7756 मीटर अरुणाचल प्रदेश में है और यह तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जिलेपला दर्रा, बुमला दर्रा, सेला दर्रा, तेगा दर्रा, यांग्याप दर्रा, कारपोला आदि इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। तो एक था ट्रांस, जैसे यह है भारत, नेपाल है, भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश इधर। ट्रांस हिमालय यहाँ पर था 1 नंबर पे।
महान हिमालय 2 नंबर पे, लघु हिमालय और शिवालिक। तो इसमें 3 नदी हैं। एक नदी यहाँ से काटती है सतलज वाला क्षेत्र, कश्मीर हिमालय का क्षेत्र, पंजाब हिमालय 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय। तो नदियों के अनुसार हिमालय को बांटा गया है। अरावली श्रेणी, अरावली की पहाड़ी तो दक्षिण पश्चिम में पालमपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर। तो अरावली दक्षिण पश्चिम में पालमपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसे सबसे ऊंची चोटी तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट एक जगह है जिसे गुरु शिखर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू के निकट है, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इस श्रेणी का जो निर्माण है वह 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत यही है अरावली। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत भी है। अरावली के पश्चिम की ओर माही और मलूनी नदी, 2 नदियाँ यहाँ से अरावली से निकलती है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला है विंध्याचल। तो यह श्रेणी नर्मदा और सोनभ्रंश के उत्तर में समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो नर्मदा और सोनभ्रंश के उत्तर में मध्य प्रदेश में यह फैला हुआ है विंध्याचल श्रेणी। तो यह मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी फैला हुआ है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बिहार में भी रोहतास के पास टच करता है और मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश में फैला हुआ है विंध्याचल श्रेणी। यह नर्मदा नदी और सोन नदी के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है इतना इलाका में। यह अत्यधिक पुरानी और घर्षित मुर्दार पर्वत है। यह मालवा पठार के उत्तर में झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, जिसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। सतपुरा, तो सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार, सतपुरा श्रेणी जो यह भी मध्य प्रदेश में, सतपुरा दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुरा दोनों और नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों से बना हुआ है। धूपगढ़, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। मैकाले पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है 264 मीटर। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। तो पुरानी सैल द्वारा निर्मित एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक पर्वत की पश्चिमी ओर से नर्मदा नदी निकलती है और उत्तर की ओर से सोन नदी निकलती है और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। तो इसके उत्तर की ओर यह गिरती है गुजरात की तरफ नर्मदा नदी, सोन चली जाती है बिहार की तरफ और महानदी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में पूर्व की तरफ महानदी। तो ये 3 नदियाँ यहाँ से अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में है। इस क्षेत्र में दक्षिण भारत में प्रायद्वीप पठार का एक भाग है जिसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिला में पाया जाता है। 89,078 वर्ग किलोमीटर में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। दक्कन का पठार, तो अगला है दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग जो है वह 3000 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। कार्बोनिफेरस युग में के पहले यह गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन और महानदी गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ और क्रिटेशियस युग में के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिम हिस्से में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। सह्याद्री की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है जिसमें महाबालेश्वर, इसकी ऊंची चोटी 1438 मीटर है। सह्याद्री की प्रमुख चोटी जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और इस पठार का पूर्वी भाग को विदर्भ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विदर्भ जो कि नागपुर महाराष्ट्र का इलाका है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक में, जो रूपांतरित शैल चट्टानों से बना है। पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी पाई जाती है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी इसी इलाके में स्थित है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक और दक्षिण से पूर्व दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सतत नहीं है बल्कि यह अनियमित है, मतलब टूटा फूटा है, एक तरह से सीधा नहीं है, इधर इसे सतत टेढ़ा टाढ़ा है। पश्चिमी घाट से यह बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छटा हुआ है, पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, पालकोंडा, बेलीकोंडा
नगाड़ी और तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवेरा, जवादी, पालनी की पहाड़ी, बेलगिरी है पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों है। समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में सलेम कस्बे के समीप अवस्थित है, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत में पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड जो है वह लमतवनंग इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी घाट जो है वह प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है, जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वह विशाखापट्टनम चोटी 1680 मीटर है एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सहाद्री पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग में कई स्थानों पर नामों से जाना जाता है। तेलंगाना पठार या प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है। प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड या छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय के पठार, कार्बी या आंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं जैसे कि गारो, खासी और जयंतिया जो कि मेघालय में पाई जाती है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मेघालय का पठार जो है हिमालय का विस्तार नहीं, इंपॉर्टेंट है, मेघालय का पठार हिमालय के पठार का विस्तार नहीं है, प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। इस कारण इसे प्रायद्वीपीय भाग में मालदा गैप के द्वारा इसे अलग हो चुका है, अलग पृथक हो चुका है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट लगभग पूर्वी घाट जहाँ 600 मीटर की औसत ऊंचाई हुई, पश्चिमी घाट लगभग 1000 से 1300 मीटर की औसत ऊंचाई धारण किए हुए है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और सहाद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। 16 डिग्री अक्षांश उत्तरी सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री को विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। 16 डिग्री अक्षांश दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत पर नीलगिरी की पहाड़ी है तथा पूर्व में मिल जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर दक्षिणी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कलसुबाई 1646 मीटर है महाराष्ट्र में, जबकि दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी भी कलसुबाई उत्तरी दक्षिणी को हो जाएगा अन्नाईमुडी, जबकि दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची कुंद्रेमुख है। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पे है। ये उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख 1892 मीटर है। पुष्पागिरी की ऊंचाई 1714 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ कर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। डोडा बेटा 2637 मीटर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोडा बेटा इलायची की पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी और दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ी स्थित है। भारतीय नदी तंत्र अधिकांश हिमालय जो होती है वह बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती है। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ जो है तो हिमालय से जो नदी निकलती है वो बारहमासी होती है, यानी उसमें वर्षा हो चाहे न हो पानी 12 मास बहती रहती है। लेकिन अधिकांश जो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ है वहाँ हिमालय नहीं है, तो ये नदियाँ जो है वह वर्षा पर निर्भर होती है। यानी वर्षा के समय में तो यह नदी में पानी की मात्रा भरपूर रहती है, लेकिन वर्षा खत्म होने के साथ इसमें पानी की मात्रा घट जाती है। यानी हिमालय नदी की ढाल भी प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में बहुत अधिक और खड़ा होता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों से मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है, सतलज। तो अब सिंधु की 5 सहायक नदी में सतलज, जिसका उद्गम जो है वह राकसताल झील सतलज नदी निकलती है राकसताल झील मानसरोवर से, और भांखड़ा नागल बांध जो है वह इसी सतलज नदी पर है। सतलज नदी हिमालय की हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। भांखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। राकसताल झील से यह सतलज नदी का उद्गम होता है। व्यास का उद्गम व्यास कुंड है, रोहतांग दर्रा के निकट से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। पोंग बांध इसी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध इसी पर बनाया गया है। रावी चिनाब की सहायक नदी एवं सतलज की उप सहायक नदी रावी है। चिनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से होता है। हिमाचल प्रदेश में यह जोस्कर सिडनी से बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार जो परियोजना है यह चिनाब नदी की पर बनाई गई परियोजना है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झरना पीर पंजाल श्रेणी से होता है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी। झेलम की किशन गंगा नहीं किशन गंगा।
श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा शहर है। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी की परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है तुलर। वुल्लर झील के पानी का मुख्य स्रोत जो है यह झेलम नदी है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि वुल्लर नदी में पानी का स्रोत कौन सा नदी है, तो झेलम नदी है। सिंधु नदी जिसका उद्गम मानसरोवर झील है, ये पाँचों नदियाँ सिंधु की सहायक थी। इन्हीं के पाँचों नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब नाम से कभी जाना जाता था, जो पाकिस्तान से बटकर आधा बचा है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के बड़ेचरी चू हिमानी ग्लेशियर से होता है। इसका मुहाना अरब सागर में गिरता है। सिंधु की सभी सहायक नदियाँ सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती है। सिंधु की सहायक नदियाँ जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है वह है हुंजा, श्योक, जौस्कर और गिलगित। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पूर्ववर्तीय प्रवाह का उदाहरण है। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा से। बराकर और उत्तरी कोयल नदी जो है वह गंगा नदी घाटी की दो उपनदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का योगदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, असम घाटी सिंधु नदी तंत्र, महानदी और गोदावरी सामान्यतः वृक्ष के समान द्रुमाकृतिक जल प्रवाह के प्रतिरूप में पाया जाता है। जैसे कि गंगा का निर्माण तो विष्णु प्रयाग के निकट गंगा में विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिलती है और तब बनती है अलकनंदा। नंद प्रयाग के निकट अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है नंदाकिनी और नाम, फिर यह आगे जाती है और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडार आकर मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिलती है और देव प्रयाग के निकट अलकनंदा में एक भागीरथी नदी आकर मिलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और नाम पड़ जाता है इसका गंगा। प्रयागराज के पास गंगा में यमुना आकर मिलती है। भागीरथी नदी जो है वह निकलने के बाद टिहरी के निकट उत्तराखंड में एक जगह टिहरी, इसी टिहरी में भिलंगना नदी में मिलती है और यहीं पे एक बांध बनाया गया है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। टिहरी बांध यह सबसे ऊंची बांध है। गुरुतीय बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम में बना है टिहरी बांध। गंगा की प्रमुख सहायक नदी, तो गंगा की पहली सहायक नदी में आती है रामगंगा, जिसका उद्गम जो होता है वो पौड़ी गढ़वाल हिमालय से होता है। कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है रामगंगा। गोमती यह फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत मैदान के भाग में। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। घाघरा का उद्गम जो होता है वह माम चाचुंगो ग्लेशियर है, हिमनद है। और यह छपरा के निकट, बिहार के छपरा में, यह सारण में गंगा में मिल जाती है। अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा को गंडक, तो इसका उद्गम जो है वो अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल हिमालय है। इसे अन्य नाम, गंडक का अन्य नाम नारायणी है, शालिग्रामी है। शालिग्राम जो विष्णु की जो पत्थर की मूर्ति है, इसी नारायणी नदी से निकाल कर लाई जाती है, इसकी पूजा होती है। हाजीपुर में यह गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। त्रिवेणी जो नहर है इसी गंडक नदी पर बनाया गया है। यह जो बनाया है पश्चिम चंपारण बेतिया में। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी भी है। बूढ़ी गंडक यह चौतरवा चौड़ कहाँ सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह गोवरी खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो बूढ़ी गंडक ही है, जो बिहार में, बूढ़ी गंडक एकमात्र बिहार की सबसे लंबी नदी है उत्तर बिहार की, जो बिहार में ही निकलती है और बिहार में गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम सप्तकोसी नेपाल से होता है। बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग परिवर्तन के लिए यह फेमस नदी है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई 30 से 40 मीटर के बीच है। यमुना, इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसके किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इलाहाबाद है। यमुना की सहायक नदी में चंबल बेतवा केन है। बेतवा केन परियोजना भी अभी चल रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना। चंबल का उद्गम विंध्याचल पर्वत में जानपाव की पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम कहाँ? विंध्याचल पर्वत में जानपाव की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। कोटा शहर इसी नदी के किनारे, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। गहरी खड़भूमि के लिए यानी चंबल में खड़क पाए जाते हैं, बीहर पाए जाते हैं, जहाँ पे डाकू छुप के रहते थे, खड़क का निर्माण होता है। खड़भूमि के लिए यह प्रसिद्ध है चंबल। इसी में डाकू को प्राचीन समय में अपना बसेरा बनाया करते थे। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। पटना के निकट मनेर में यह गंगा में मिलती है। पुनपुन, जिसका उद्गम पलामू झारखंड से होता है। फतुहा के पास यह गंगा में पुनपुन गंगा में मिल जाती है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी, तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो तिब्बत ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी यह मानी जाती है। अन्य नाम इसको की थारलुंग जांगपो या सांगपो नदी, इसको थारलुंग जांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा का नाम ब्रह्मपुत्रा असम में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो, सांप की तरह डाइवर्ट होकर चलता है, इसलिए इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और असम में जब यह प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। असम का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है यह इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में बना हुआ है।
दाहिने तट से सहायक आकर जो नदी मिलती है इसमें सुवर्णगिरी, मानस, तीस्ता, और बाएं तट की सहायक नदी में लोहित, दिबांग, कपिली, कामेंग है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम जब होता है बांग्लादेश में, तो इसे मेघना के नाम से, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप, यही माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की नदी द्वीपीय तंत्र है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली नदी में ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से निकलती है। इसके अलावा इरावदी नदी भी निकलती है जो म्यांमार में बहती है। म्यांमार का गंगा इरावदी को कहा जाता है। मेकोंग नदी भी तिब्बत से निकलती है और अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वतों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने वाले पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेकर भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय में अक्ष संघीय नमन के कारण है। रिंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। संकोश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। प्रायद्वीप भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ की बात की जाए तो प्रायद्वीप भारत में पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती हैं, यानी कि प्रायद्वीप भारत में पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती हैं पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी हो गया एक, ये महानदी हो गया। दूसरा है दामोदर नदी, तो दामोदर नदी हो गया। सोन नदी घाटी, तो सोन तो इधर आएगा। गोदावरी नदी घाटी, तो गोदावरी नदी घाटी, ये सब कोयलों के भंडार के लिए फेमस है। तो कौन कौन? महानदी, दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी और गोदावरी या कोयले के भंडार के लिए फेमस है। दामोदर 592 किलोमीटर, तो दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल में चला जाता है। इस पर बांध बन गया है, पहले इसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। इसी नदी पर भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं 1948 में बनकर तैयार हुई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं। और एडन नहर दामोदर नदी से नहर जो है दामोदर घाटी से निकलती है। बराकर नदी दामोदर की ही एक सहायक नदी, तो बराकर कई बार पूछा जा चुका है किसके सहायक है, तो दामोदर की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम भी झारखंड के नगरी गांव से होता है। छोटा नागपुर पठार से यह स्वर्णरेखा नदी निकलती है, डेल्टा का निर्माण करती है। जमशेदपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, इसमें सोने की कण पाए जाते हैं, इसी वजह से स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। महानदी तो 851 किलोमीटर लंबी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सिहवा श्रेणी से। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। तेल इसकी सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी तेल है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कंटक के पास यह डेल्टा का निर्माण करती है और शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। गोदावरी 1465 किलोमीटर उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह डेल्टा बनाती है। उत्तर में मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदी में सवरी, इंद्रावती, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा और प्राणहिता है। तो सवरी, इंद्रावती, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता है। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों में मंजीरा है। इस नदी पर निजाम सागर परियोजना बनाया गया है। कृष्णा नदी जो गोदावरी के बाद दूसरी लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से होता है। इस नदी पर नागार्जुन सागर डैम यानी परियोजना बनाई गई है, बांध बनाया गया है। इसकी कृष्णा की सहायक नदी की बात की जाए तो इसमें कोयना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, यह कृष्णा की सहायक नदी है। कौन कौन? कोयना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, मालप्रभा और घाटप्रभा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में है। इसका निर्माण दो नदियों के बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया है। कावेरी 800 किलोमीटर की नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कर्नाटक, तमिलनाडु, शिवसमुद्रम, बालमुड़ी, भारचूक की जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है। सहायक नदी में अमरावती, हेमावती और भवानी इसकी सहायक नदी है। नोट: दक्षिण भारत की गंडीकोंटा घाटी कैनन पेन्नार नदी से निर्मित हुआ है और गंडीकोस को भारत का ग्रैंड कैनन कहा जाता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में देखा जाए तो लूनी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में, यानी कि जो नदी इधर की ओर आकर गिरती है तो इसमें एक लूनी नदी है। लूनी नदी का उद्गम पुष्कर घाटी अरावली पर्वत से, यह लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है लूनी। और यह अंतःस्थलीय नदी यानी ज़मीन में ही यह नदी है, समुद्र में गिरने से पहले ज़मीन में ही यह समाप्त हो जाती है। यह प्रवाह अरावली पर्वत से होकर गुजरात के कच्छ मरुस्थलीय क्षेत्र तक जाती है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल, परंतु निचले भाग में खारे जल पाया जाता है या स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। साबरमती का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है, मेवाड़ पहाड़ी से। खंभात की खाड़ी और गांधीनगर और अहमदाबाद इसी अरावली, तो यह जो अरावली नदी है, साबरमती नदी है, इसका उद्गम अरावली से होता है। और यहाँ पे अहमदाबाद इसी अरावली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है माही नदी, तो इसका उद्गम भी विंध्याचल पर्वत से होता है। इसका मुहाना भी खंभात की खाड़ी है, तो यह माही भी खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। क्या है? कर्क रेखा को जो है माही नदी 2 बार काटती है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा तो माही नदी, यह विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत का इलाका है, यहाँ से माही नदी निकलती है। और यह कर्क रेखा को एक बार काट के फिर दोबारा काट के इसमें चली जाती है। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, विंध्याचल पर्वत से कहाँ निकलती है, खंभात की खाड़ी में आकर यह गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार। नर्मदा 1312 मीटर, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी, तो यही अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और यह सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच भ्रंश घाटी का में बहती हुई यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और अरब सागर में यह नदी ये नर्मदा गिर जाती है। उसके बाद ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, कहाँ, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुरा और अजंता पर्वत के बीचों बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और अरब सागर में भी यह गिर जाती है। नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उत्तर पूर्वी भारत में तो मेघालय में कुछ जलप्रपात झरना जैसे, तो लैंड सिहा नोखालीकई वर्तमान स्रोत के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो नोखालीकई वर्तमान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नोखालीकई कहाँ है, मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान स्रोत के आधार पर। बाकी लैंड सिहा भी है। हिमाचल प्रदेश में पलानी जलप्रपात है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर पाया जाता है। आयतन में सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। जोग, जिसे गड़सोप्पा या जलप्रपात या जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, श्रावती नदी पर है। चौड़ाई में सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग या गड़सोप्पा कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी पर कर्नाटक में सबसे आयतन वाला है। जोग या गड़सोप्पा श्रावती पर सबसे ऊंचा यही था, लेकिन अभी आ गया है नोखालीकई। मांडवी नदी पर दूधसागर, कर्नाटक में दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर कर्नाटक और गोवा के सीमा पर स्थित है। साथ में कुंचिकल जलप्रपात तो वराही नदी पर पुराने आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक ऊंचा कुंचिकल था। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात भी घाटप्रभा नदी पर, यह भी कर्नाटक में। पश्चिम में चूलिया चंबल नदी पर है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश में कपिलधारा चंबल नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर भेरा घाट जबलपुर के निकट है। साथ में चचाई बीहर नदी पर है। वहीं भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है। छत्तीसगढ़ में तो चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात तो हसदेव नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ में। झारखंड हसदेव से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो छत्तीसगढ़ में। झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। जौनहा और गौतम धारा जलप्रपात राहू नदी पर है। दासोंग कांची नदी पर है। पूर्वी भारत में उड़ीसा में तो डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। और कोरापुट खंडाधर और जलप्रपात यह उड़ीसा में है। राज्य में प्रमुख झील, तो झीलों में बिहार झील में मुख्य रूप से बिहार का एक झील है कांबर झील, बेगूसराय में पाया जाता है। यह रामसर साइट भी है बिहार का। यह एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील है। तो एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील में आएगा, तो बिहार का हो जाएगा कांबर झील। मणिपुर का लोकटक झील ताजे और मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। असम का चदुम्बी और चपनाला और हाफलांग झील। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर कोलेरू और पुलिकट झील है। केरल में अष्टमुदी लैगून झील का उदाहरण है। पेरियार झील लैगून नहीं पाया जाता है। वेम्बनाथ झील या झरना भारत की सबसे लंबी झील 96.5 किलोमीटर का है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है और सस्ताकोता झील। महाराष्ट्र का लोनार झील बुल्ढाना जिले में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। गुजरात का हमीरसर झील। राजस्थान में तो राजस्थान का सांभर झील, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान के सांभर झील, डिडवाना झील, उदय सागर झील, नक्की झील जो माउंट आबू में है, साथ में खाटू झील और डगाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील, ये सब है। जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर का वुलर झील, डल झील, अंचार झील और होकेरा झील है। उत्तराखंड का रूपकुंड झील जो कि रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। भीमताल झील। उत्तर प्रदेश में पंगैली फुलहर झील पीलीभीत जिला में है। उड़ीसा में चिल्का झील महानदी के मुहाने पर यह खारे पानी की सबसे बड़ी और तटीय लैगून झील का उदाहरण है। तमिलनाडु का कोडाई कनाल झील जो कृत्रिम झील का उदाहरण है और काली बेली झील। अरुणाचल प्रदेश का साला झील, हरियाणा का बरखल झील, फरीदाबाद में और सूरज कुंड झील। लद्दाख का याओत्से झील, हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्रभूमि, साथ में घेपन झील और बर्फ से ढका हुआ झील है। नदियों के किनारे स्थित कुछ शहर, हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर कृष्णा की सहायक एक मूसी है जिसी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कटक महानदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर। पंजाब का लुधियाना जो है वो सतलज नदी के तट पर है।
जगदल छत्तीसगढ़ का इंद्रावती नदी के तट पर है। कानपुर सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। पहलगाँव जो है वो लिद्दर झेलम की सहायक लिद्दर नदी के तट पर पहलगाम है। तिरुचिरापल्ली यह कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु में। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ। साथ में नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। जब्बलपुर नर्मदा नदी के तट पर। बैतूल जो है वह ताप्ती नदी के तट पर। लद्दाख लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कोटा राजस्थान चंबल नदी के तट पर है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। अहमदाबाद जो है वह साबरमती नदी के तट पर है। कटक जो है वह महानदी के तट पर है। वहीं पहलगाँव जो है वही लिच्छा नदी के तट पर झेलम की सहायक है। सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, जैसे कि सिंधु से सतलज का जो एरिया है वह कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु, ये अगर भारत है तो सिंधु और सतलज का जो एरिया है यह पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली, तो यह सतलज और काली, तो ये काली नदी हो गया, ये सतलज नदी, काली नदी। तो सतलज और काली का जो एरिया है यह कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता, तो यह काली और तीस्ता, तो काली और तीस्ता का जो एरिया है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सबसे लंबा 800 किलोमीटर का यही है काली और तीस्ता का इलाका। इसको किसने बांटा है? तो सिडनी बुर्राड ने। और तीस्ता और देहांग जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तो ये देहांग, तो ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और देहांग का जो एरिया है यह असम हिमालय के नाम से जाना था। यह 720 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा है काली और तीस्ता यानी कि नेपाल हिमालय जो है सबसे लंबा है 800 किलोमीटर। तो पहला है वह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का एरिया कश्मीर या पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। सतलज और काली के बीच का जो है वो कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय 320 किलोमीटर। काली और तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय। तीस्ता और देहांग के बीच जो है वह असम हिमालय 720 किलोमीटर। ये 800 वाला इधर। भारत में सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप द्वारा और प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक सिंचाई तालाब द्वारा होता है। प्रायद्वीप भारत मतलब इधर सबसे अधिक सिंचाई जो होता है वह तालाब द्वारा होता है, बाकी इधर जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में नलकूप के द्वारा होता है। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग जो है लघु और बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। भारत में सिंचित कृषि क्षेत्र जो है सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में होता है, सरयू पार मैदान में। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। भारत में पहली बार नहर तंत्र का प्रस्ताव दिनेश जी दस्तूर और नदी जोड़ो परियोजना का विस्तार एम विश्वेश्वरैया ने किया था। बाद में के एल राव ने दिया। 2015 में कृष्णा गोदावरी नदी को जोड़ा गया। 2015 में कृष्णा गोदावरी नदी को जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर है। जम्मू कश्मीर में किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक किशनगंगा पर है। तुलबुल परियोजना जो है वो बुल्लर झील परियोजना झेलम नदी पर है। बगलिहार दुलहस्ती जो है वो चिनाब नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध ब्यास नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। और सुइल नदी परियोजना रावी नदी की सहायक नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सतलज नदी पर है। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना, तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पर उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना भी ऊपर बताए थे। पंजाब में भांखड़ा नंगल परियोजना, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना जो कि सतलज नदी पर। राजस्थान में ब्यास परियोजना, पंजाब राजस्थान हरियाणा में ब्यास नदी पर है जवाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर, तो यह दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान और पंजाब में सतलज नदी पर है। यहीं से राजस्थान में और यहाँ से निकला हुआ है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पे सतलज नदी के संगम से, सतलज और ब्यास के संगम से हरिके बिराज नामक जगह से, पंजाब में एक जगह है हरिके बिराज, यहीं से निकाली गई है नहर। और यह नहर राजस्थान को सिंचित करता है। और यही इंदिरा गांधी नगर दुनिया की सबसे बड़ी नहर निकाली गई इंदिरा गांधी नगर, जो राजस्थान पंजाब में सतलज नदी पे है। मुख्य रूप से राजस्थान को लाभान्वित होता है। माही बजाज परियोजना जो है राजस्थान और गुजरात के चंबल परियोजना पे 3 बांध बनाया जा रहा है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध यह राजस्थान में है। और गांधी सागर बांध जो है वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक है बाण सागर बांध सोन नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध और तवा बांध नर्मदा नदी पर गुजरात मध्य प्रदेश का है। और उकाई बांध तापी नदी पर है। काकरा पारा उकाई और दमनगंगा ताप्ती नदी पर है। महाराष्ट्र में बबली परियोजना, मिरना जयकवाड़ी और नीरा नहर परियोजना है। कर्नाटक में भद्रा घाट प्रवाह शरावती शिव समुद्रम जल परियोजना कावेरी नदी पर है। साथ में अलमाटी बांध जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर, तो अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा पर। भद्रा घाट प्रवाह शरावती शिव समुद्रम यह सब कावेरी नदी पर है। केरल में पाबा मंगलम इडुक्की
मंगलम और इडुक्की यह सभी पेरियार नदी पर है। साथ में नोट जो है वो तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। पश्चिम बंगाल में पंचेत बांध, तो पंचेत बांध पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी पर है। तिस्ता नदी सिक्किम में है, फरक्का 40,000 क्यूसेक जल वाहन क्षमता वाला गंगा नदी पर, और मयूराक्षी परियोजना झारखंड की है, और कंशावती मिदनापुर की है। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से, सारण सिंचाई नहर जो गंडक नदी से निकलता है। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर है, हीराकुंड बांध। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील जो है वो कृष्णा गोदावरी के द्वाब में पाया जाता है, और साथ में पोंचम पाद परियोजना गोदावरी नदी के द्वाब में स्थित है। निजाम सागर परियोजना मंजीरा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। भारत की जलवायु, तो भारत में उपोष्ण जलवायु, भारत जो है वो उपोष्ण जलवायु वाला भारत की जलवायु, भारत में उपोष्ण जलवायु वाला देश है। ITCZ के अनुसार विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ITCZ के अनुसार इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन यानी ITCZ के अनुसार विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके आसपास तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने से दाब कम होता है। जब तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा। तो जहाँ पर सूर्य अधिक चमकता है विषुवत रेखा के पास, तो यहाँ तापमान अधिक होने से दाब कम होता है। तो यह जो है निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जब तापमान कम होगा तो यहाँ पर जो पवन चलती है व्यापारिक पवन यहाँ पर टकराती है, मिलती है। और भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा बंगाल की खाड़ी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है। भारत के पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो भारत के पश्चिमी तटीय भाग में जो वर्षा होती है उसका कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो एरिया है मासिन नाम है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय का एरिया है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वही मेघालय का एरिया है, मासिन नाम यहीं पे होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लद्दाख का लेह है, जहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर केवल वर्षा होती है। आम्र वर्षा जो कि कर्नाटक केरल में मानसून से पहले एक वर्षा की फुहार होती है, उसी को ही आम्र वर्षा कहा जाता है। तो किन एरिया में? कर्नाटक और केरल में होता है, यहाँ से आम्र वर्षा। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है और अरबी भाषा के मौसम से हुई है। भारत में केरल में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? क्वेश्चन पूछता है केरल में। आम्र वर्षा कर्नाटक केरल में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, जबकि शीतकालीन जो होता है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी भारत जो है, तो भारत में जो है वह ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के दिनों में जो मानसून का प्रवाह होता है वह इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये जो मानसून है भारत में ऐसे जाता है, यानी कि साउथ और वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम से जाता है मानसून, और जब ठंडा है मानसून लौटता है तो इधर से लौटता है, यानी उत्तर पूर्व से लौटता है। तो यही कह रहा है कि जो भारत में मानसून है वह ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह जो है सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, और शीतकाल में ठीक उधर से उत्तर पूर्व से लौटता है दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी जाता इसे या लौटता इसे। भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय विभाजन के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन करती है, एक तापीय संकल्पना और एक नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना में मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोध स्वभाव के कारण उत्पन्न होता है। नवीन संकल्पना तो मानसून हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होता है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का भी पर्याप्त प्रभाव जो है पड़ता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, और उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाने पर मानसून जो है इधर अधिक होता है, इस सब एरिया में इधर कम होता है, और इधर भी उत्तर भारत में मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब इधर आता है पूर्व में तो इन सब एरिया में ज़्यादा वर्षा होता है, लेकिन ये जब पश्चिमी इलाका है भारत में इधर कम वर्षा, यानी भारत के इन इलाकों में इधर से मानसून जाता है और कुछ मानसून इधर से आता है बंगाल की खाड़ी से, तो इधर अधिक वर्षा होता है, लेकिन इधर धीरे धीरे वर्षा घटने लगती है, यानी पूर्व में अधिक वर्षा होता है इन इलाकों में और इधर कम वर्षा होता है। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। IOD परिघटना मानसून के
एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है। एल नीनो एक समुद्री जलधारा जो पेरू के तट पर प्रकट होती है। एल नीनो से क्या होता है, एल नीनो भारतीय मानसून को बहुत कमज़ोर कर देता है, यानी एल नीनो जिस साल उत्पन्न होता है उस साल भारत में मानसून वर्षा कम होती है। और ला नीना ठीक इसके उल्टा है, भारतीय मानसून को और मजबूत बना देता है, यानी ला नीना जिस साल आएगी उस साल मानसून अधिक होगी, वर्षा अधिक होगा। यह पेरू के तट पर चलने वाली एक प्रकार की हवा है। और यह जेट प्रवाह, तो जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करता है। तो जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत जो है वो उच्च भूमि में जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित कर देता है। कह रहा है कि उत्तर भारत में यहाँ पे तिब्बत का पठार पाया जाता है। तो तिब्बत का पठार, एक सेकेंड, तिब्बत का पठार यहाँ पाया जाता है। तो कह रहा है कि जेट प्रवाह, जब जेट प्रवाह इधर से आती है तो तिब्बत के ये हवा इधर से आती है और इधर टकरा जाती है तिब्बत के पठार से। तो तिब्बत के पठार से जब टकराती है, तो तिब्बत का पठार फैला हुआ है, तिब्बत के पठार से जब टकराती है जेट प्रवाह तो इसके समांतर हिमालय में उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलती है। और तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण भागों में, जब ये जेट प्रवाह इधर आती है तो इसकी कुछ हवाएं उत्तर की ओर चली जाती है और कुछ दक्षिण की ओर चली जाती है, कुछ आधा ऊपर और आधा नीचे चला जाता है। तो यही जो इधर आधा नीचे की ओर आता है तो यही भारत में प्रवेश करता है। यही जब नीचे प्रवाह प्रवेश करता है तो दक्षिण की शाखाएं विभाजित कर देती है और कुछ यह जेट प्रवाह के कारण कुछ भारत में हल्का फुल्का बारिश होता है। मानसून के निवर्तन या मानसून को निवर्तन इंगित करता है। आकाश स्वच्छ हो जाता है, जेट प्रवाह से तापमान बढ़ने लगता है और ठंडी एवं सुहावनी होती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है यह अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो कि विषुवतीय भूमध्यरेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है और अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के पास लगभग समांतर होता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिल पाती है। अरावली पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती। तो राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण है कि राजस्थान का जो इलाका है, तो यह राजस्थान को, तो अरावली पर्वत जो है इससे है और मानसून जो है इससे आता है, अंदर घुसता है। तो यह मानसून जो है घुसता है तो यह अरावली पर्वत के समांतर है, टकराता नहीं है, इसको जाने देता है और मानसून आराम से अंदर चला जाता है, यानी टकराता नहीं। जब मानसून आराम से इसके पैरेलल समांतर अंदर घुस जाता है, इस वजह से टकराता नहीं तो वर्षा नहीं होती है। मानसून हवा जो है नमीयुक्त आगे की ओर चला जाता है। तो अरावली जो है वह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवा की जो दिशा होती है उसके समांतर है, यानी कि अरावली अगर ऐसे है तो मानसून भी ऐसे है। तो यानी कि मानसून अगर ऐसे आता है तो अरावली के साथ यह समांतर है। इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण यानी मार्ग में बाधक नहीं बन पाता है, और जब बाधक नहीं बन पाता है तो राजस्थान में वर्षा ही कम होती है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान को जलवायु के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर पूर्वी मानसून के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह तमिलनाडु है। फूलों वाली बौछार केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में होने वाली इस वर्षा को कहवा के यानी कॉफ़ी के फूल खिलने लगती है, यानी फूलों वाली बौछार केरल के निकटवर्ती इलाकों में कहवा उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली वर्षा से कहवा यानी कॉफ़ी के फूल जो है वह खिलने लगते हैं। भारत के उत्तर मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा जो है वह अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही होती है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून, जब भारत से मानसून लौट रहा होता है उत्तर पूर्वी नीचे की ओर जाता है तो उस वजह से तमिलनाडु भारत में किधर है, इधर है। तमिलनाडु भारत में नीचे के इलाका में है। तो इधर से जब तमिलनाडु जब इधर है तो जहाँ से जब मानसून अंदर में बारिश हो जाता है, जब लौटने लगता है उत्तर पूर्वी मानसून, तब जब लौट कर इधर आकर टकराता है, इधर से लौटता हुआ मानसून तो तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है, बाकी एरिया में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो भारत में भारत का सर्वाधिक यानी 40% क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मिट्टी में पहला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ पे 40% एरिया में जलोढ़ मिट्टी कवर किए हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए गाद से जलोढ़ मिट्टी जो है वह नवीन मिट्टी का उदाहरण। तो ये हमेशा नदी की पानी जहाँ पहुँचती है वहीं इस मिट्टी का जमावड़ा होता है। तो नदियों द्वारा लाए गए गाद से इस मिट्टी का निर्माण होता है। बालू के किले और गाद के कण पाए जाते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी जिसे कि खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ खादर और पुरानी जलोढ़ बांगर के नाम से जाना जाता है। बिहार में सामान्यतः यही मिट्टी पाई जाती है। पोटास की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा
पोटास अधिक और फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ ही होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है वह नदियों के छोड़े गए गाद और अवक्षेपों से होता है। रेत में इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा 40%, मृत्तिका की मात्रा 18% और पांसु कण 42% होता है। जाफरान यानी जिसे केसर कहा जाता है, इसकी खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी में जाफरान यानी केसर उगाई जाती है। तो केसर के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग होता है? तो करेवा मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक, क्ले मिट्टी चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान जो होता है वह 6 से 7 के बीच होना आवश्यक होता है। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को खत्म करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक मिट्टी क्षारीय वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक लवणीय मिट्टी जो है वो गुजरात में पाया जाता है। स्वाभाविक बात है, गुजरात समुद्र के किनारे है तो नमक अधिक है तो लवणता अधिक है तो अम्लीय अधिक होगा। गुजरात में तो नमक से क्षारीय अधिक होना चाहिए, लेकिन गुजरात में लवणता अधिक है, लवणीय मिट्टी अधिक पाया जाता है। किन्हीं कारणों से चाय बागानों काली मिट्टी यहाँ पे अधिक पाई जाती है। तो काली मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से शायद गुजरात में लवणता अधिक पाई जाती है। चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी आवश्यक होती है। मुख्यतः उपज के लिए गेहूं, मक्का, चावल, दाल इत्यादि है। लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है और इसी के कारण इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। फेरिक ऑक्साइड इसमें अधिक पाया जाता है। सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है। चूना, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास की इसमें कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से तंबाकू, आलू और रेशम का उत्पादन होता है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में, कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में पाया जाता है। इसके अन्य नाम काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक अर्थ के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अधिकता इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों के अपक्षय यानी टूटने फूटने से होता है। इसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। यह खुद से जुत जाती है, इसे जोतने का में ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ता है। इस मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता जो है वो उच्च होती है। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। लेटराइट मिट्टी यानी कि मक्खन की तरह मुलायम मिट्टी लेटराइट मिट्टी कहलाती है। सूखने पर कड़ी और ढेलदार हो जाती है। मुख्यतः केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय में पाई जाती है। ईंट का निर्माण इसी की लेटराइट मिट्टी से होता है। इसमें लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। कमी तो नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और पोटास तथा चूना की कमी होती है। साधारणतः लाल रंग की होती है। लेटराइट मिट्टी इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ये मिट्टी उच्च ताप पर व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। खनिज संसाधन तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल जो है वह धारवाड़ चट्टान है। तो भारत में खनिज से संपन्न चट्टान किसको कहा जाता है? तो धारवाड़ चट्टान खनिज संपन्न चट्टान है। क्वेश्चन पूछ सकता है। विंध्य शैलों में चूना पत्थर और का वृहद भंडार, तो विंध्याचल श्रेणी के चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान खनिज युक्त चट्टान है। तो भारत में सबसे समृद्ध चट्टान, सबसे धनी चट्टान कौन है? धारवाड़ चट्टान है। उड़ीसा को अक्सर खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है। गोंडवाना शैल समूह में भारत का लगभग 95% कोयला। तो किस समूह में चट्टान में भारत का 95% कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना चट्टान में। लौह अयस्क मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा कराम के चट्टान में। तो लौह अयस्क धारवाड़ और कुडप्पा कराम की चट्टान में, अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ जिले के बेलाडीला खान में हेमेटाइट लोहे का अयस्क का खान है और यह भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत लोहे का खान है। भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नाइट लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। खनिज दो प्रकार का होता है। एक खनिज होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को दो भागों में लौह युक्त और जिसमें लौह की कमी होती है उसे अलौह युक्त कहा जाता है। और अधात्विक खनिज को 3 प्रकार से, ईंधन वाला, अन्य अधात्विक खनिज और लघु खनिज। तो धात्विक खनिज में जो लौह युक्त होता है उसे लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, निकेल, मोब्लिडेनियम और वेनेडियम पाया जाता है। और लौह अयस्क में जिसमें तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, बॉक्साइड, टीन, मैग्नीशियम और प्लेटिनम हो गया। उसके बाद ईंधन में जिसका उपयोग ईंधन के रूप में हम लेते हैं ऐसे खनिज ईंधन युक्त जो कि अधात्विक होते हैं, जिसमें धातु नहीं होता है और ईंधन के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल और आणविक खनिज। अन्य अधात्विक खनिज में अभ्रक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, हीरा। लघु खनिज में मिट्टी की ईंटें, कंकड़, भवन निर्माण में प्रयुक्त पत्थर और सामान्य मिट्टी होती है। भारत में अधिकांश अधात्विक खनिज प्रायद्वीप पठारीय क्षेत्र में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाया जाता है। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन और महानदी
और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। तो कोयले का 97% जो भाग है वह दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 97% कोयला किन नदी घाटियों में पाया जाता है? तो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी पेट्रोलियम को आरक्षित भंडार असम, गुजरात और मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तट के समीप स्थित छिछले सागर को अपतट कहा जाता है। अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का भंडार होता है। देश के अधिकतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों में होता है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र में देश का 60% से भी अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। छोटा नागपुर खनिज की पेटी जो है वह छोटा नागपुर खनिज की पेटी सबसे समृद्ध है और इसलिए इसे रूर प्रदेश या प्रायद्वीप या भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है। तो छोटा नागपुर खनिज पेटी को रूर प्रदेश या भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है। लौह एस, तो लौह एस में आ गया मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe2O4। हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। लियोनाइट और सीडेराइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क होता है। हेमेटाइट जो काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। इसमें 87% भाग दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है और इसका 70% भंडार जो है कर्नाटक राज्य में है। एक सेकेंड। कर्नाटक राज्य और लौह अयस्क क्षेत्र। तो कर्नाटक में कुद्रेमुख की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी जो चिकमंगलूर जिला में है, वही संदूर पहाड़ी जो कि बेल्लारी जिला में, यहाँ लौह अयस्क के खान है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है। केरल में कोझिकोड है लौह अयस्क के खान। तमिलनाडु में सलेम है। उड़ीसा में एक जगह है गुरु महिशानी है। वहीं की बादाम पहाड़ी मयूरभंज जिला में है। साथ बरामजादा समूह जो कि केओंझर जिला में है। कहाँ? उड़ीसा में। यहाँ पे लौह अयस्क के खान मिलते हैं। झारखंड में लौह अयस्क के खान तो कहाँ पे? पानसीराबुरु में है लौह अयस्क के खान। उसके अलावा नोआमंडी बरामजादा समूह सिंहभूम जिला में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहर्रा दुर्ग और बेलाडीला दंतेवाड़ा जिला में पाया जाता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और तमिलनाडु में सलेम में लौह अयस्क के खान है। लौह अयस्क का खान तो देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क का जो क्षेत्र है वह बारामजादा समूह 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में के तटवर्ती जिलों में फैला हुआ है। झारखंड का सिंहभूम जिला, उड़ीसा के केओंझर जिला के अंतर्गत आता है। मैग्नीज, तो मैग्नीज इसका अधिकतर उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है, जिसमें कि साइलोमेलिन और प्रोनाइट के 90% मैग्नीज प्राप्त करते हैं। झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा, कर्नाटक का शिमोगा, धारवाड़, चित्रदुर्ग, संदर पहाड़ी, बेल्लारी जिला में इसका उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में और फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में, कांच के रंग में, पेंट, रंगीन इत्यादि में किया जाता है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, केओंझर और बोनोई में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर में। जस्ता का खान देखा जाए, जस्ता के खान के लिए एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा का अयस्क जो भंडार है भीलवाड़ा जिले, रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। चांदी का जो खान है, भारत में चांदी के अयस्क के भंडार राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में। तांबे का खान, ताम्र अयस्क का उत्पादन भारत में 3 स्थान पर मुख्य रूप से होता है, जिसमें राजस्थान का झुंझुनू है, बालाघाट मध्य प्रदेश का और पूर्वी सिंहभूम झारखंड का है। राजस्थान के क्षेत्रीय तांबे के खान में झुंझुनू जिला 1 पे है। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अभ्रक में भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य है। राजस्थान अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य है। झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा को अभ्रक का राजधानी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैला हुआ है। कोयला, तो भारत में प्रथम कोयला खान जो है वह रानीगंज में 1774 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी के तट पर खोदी गई है। कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है। एक कोकक्कर खानों में 1971-72 में और अकोकर खान 1973 में। 1956 में कोयला विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। भारत में 99% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना तंत्र से ही होता है। इसी का गोंडवाना क्षेत्र का योगदान है। भारतीय कोयले में उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश का विलक्षण पाया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयले में सर्वाधिक भूगर्भीय भंडारण संसाधन वाले राज्य है। उड़ीसा एवं झारखंड में देश के कुल कोयले का निक्षेप 50% से अधिक है। झरिया जो है वह झारखंड में कोयले का खान है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में कोयले का खान है। तलचर उड़ीसा में कोयले का खान है। रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में कोयले का खान है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में और नवेली जो है वह तमिलनाडु में। भारत की प्रमुख जनजातियाँ, तो भारत की प्रमुख जनजातियों में पाए जाने वाले एकमात्र सदृश कपियावान जो है वह
श्वेत भौम गिवन असम में है। मंगोलायड जो कि उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में एशिया के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व में पाया जाता है, जिसकी विशेषता है पीला रंग, पीतवर्ण, प्रोटोस्टुलाइड, पूर्व में द्रविड़ जैसे संथाल है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जाति, जम्मू कश्मीर में चांगपा जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर और जद्दा पाया जाता है। उत्तराखंड में थारू दिवाली को शोक के रूप में मनाता है थारू। और जंसाड़ी जो कि बहुपति विवाह को प्रोत्साहित करता है। साथ में भोटिया और बुक्सा जो कि उत्तराखंड की जनजाति। उत्तर प्रदेश में थारू और भोटिया है। झारखंड में हो, कोल, मुंडा, संथाल और बिरहोर जनजाति पाया जाता है। असम में जो जनजाति पाया जाता है उसमें कार्बी और मीरी असम के। सिक्किम का लेप्चा, थिम्बू, भूटिया और बंगाली भी कुछ है। अरुणाचल प्रदेश में उफला, आपातानी और मिसमी है। नागालैंड में कोन्याक है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर है। लक्षद्वीप में वासी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान निकोबार में जारवा भारत की पुरानी जनजाति है। सेंटिलीज अंडमान निकोबार की मुख्य जनजाति है। और औंज अंडमान में है। सेम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा बहुपति विवाह को प्रोत्साहित करने वाली नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली है। केरल में तो मुपला, नायर और डाफर है। आंध्र प्रदेश में चेंचू है। महाराष्ट्र में तो लंबाडा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में बोडा और डोगरिया है। गुजरात में डाफर है। मध्य प्रदेश और झारखंड में कोल है। छत्तीसगढ़ में जो जनजाति पाई जाती है उसमें कोरबा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भील है। मध्य प्रदेश में सहरिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति जो है संख्या में भील है और दूसरा गोंड है। जनसंख्या का नगरीकरण, तो आंकड़ों के अनुसार तो सामान्य परिचय, तो माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। 18वीं सदी में ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि की ज्यामितीय श्रेणी 1, 2, 4, 8, 16 के रूप में होता है, जबकि खाद्यान्न का जो उत्पादन है वह अंकगणितीय श्रेणी में 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में होता है। इसने कहा था कि जनसंख्या का जो वृद्धि है वह ज्यामितीय रूप में 1, 2, 4, 8, 16 के रेशियो में होता है, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो अंकगणितीय श्रेणी में 1, 2, 3, 4, 5 होता है। जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण पर सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है। जनसंख्या का स्वरूप, तो आश्रित आबादी 0 से 14 वर्ष तक का 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष या उससे अधिक। तो आश्रित आबादी, जनसंख्या पर जो आश्रित आबादी है वह 0 से 14 वर्ष तक का बच्चा यह भी आश्रित है, और 60 वर्ष से अधिक कोई हो गया तो वो भी काम नहीं करेगा तो वो भी आश्रित है। कार्यशील आबादी को 15 से 64 वर्ष माना गया है। किसके अनुसार, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, IMF के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जबकि भारत में भारतीय मानक आर्थिक सर्वेक्षण 12-13 के अनुसार 15 से 59 वर्ष की उम्र को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। IMF 15 से 64 मानता है, भारत में अपना 15 से 59 मानता है। जनांकीय लाभांश जो कार्यशील आबादी का जनसंख्या में अधिक प्रतिशत होना ही जनांकीय लाभांश कहलाता है। जनांकीय बोनस, तो कार्यशील आबादी में वृद्धि होना जनांकीय बोनस कहलाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या लक्ष्य 2045 तक करने का टारगेट है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार पृष्ठभूमि, तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। भारत का उद्धारक इस रिपन को कहा जाता है। 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अभी जो जनगणना 2021 में होने वाली थी कोरोना के कारण डिले हो चुकी है, और यह जनगणना 2027 में होगी। जनगणना आयुक्त सीरज चंद्रमौली था। प्रक्रिया 2 चरणों में हुई थी। पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी, फोटो, उंगली निशान, ये सब आंखों के प्रति चित्रण और न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। जनसंख्या, तो भारत की कुल जनसंख्या तब 1,121 करोड़ आंकी गई थी लगभग में। विश्व जनसंख्या में स्थान इसका दूसरा था, अभी तो 1 पे आ चुका है। 17.5% विश्व की जनसंख्या कवर करता है, जबकि एरिया केवल 2.4% है। पुरुष जनसंख्या 51.47 थी, महिला 48.53, ग्रामीण जनसंख्या 68.9 और शहरी जनसंख्या 31.1% था। ध्यान रखें, सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश का 20 करोड़, महाराष्ट्र का उसके बाद महाराष्ट्र का शायद 12 करोड़ था और बिहार का 10 करोड़। उसके बाद बंगाल क्षेत्रफल के क्रम में राजस्थान 1 पे था, मध्य प्रदेश 2 पे और महाराष्ट्र 3 पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली और पुदुचेरी था। सर्वाधिक जनसंख्या राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों में उत्तर प्रदेश का था। न्यूनतम जनसंख्या वाला तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा था। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी तो लक्षद्वीप था। न्यूनतम जनसंख्या दोनों में तो लक्षद्वीप को दे दिया जाए। यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलाकर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला था वह थाने, महाराष्ट्र का थाने था। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो था वह दिबांग घाटी था, अरुणाचल प्रदेश का। 2001 से 11 के में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वह 17.7% था, और 1991 से 1 के अनुसार यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो 21.54% था। यानी 1901 से 1991 से 2001 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी थी 21%, 21.5% बढ़ी थी, लेकिन 2001 से 11 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी वो 17.7% बढ़ी। अभी देखते हैं कितना बढ़ता है। 1 से 11 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रहा। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत यानी जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में परिवर्तन का सूचक है। 4 चरण, यानी पहला चरण उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, दूसरा चरण उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, तीसरा चरण
तीसरा में जन्म दर में कमी पर जनसंख्या वृद्धि जारी। चतुर्थ में निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। भारत में जनसंख्या की 4 अवस्थाएं पाई गई। 1901 से 1921 में जनसंख्या की गति मंद वृद्धि रही। 1921 से 1951 में अस्थायी वृद्धि रही। 1951 से 1981 तक तेजी से वृद्धि रही। 1951 से वर्तमान में वृद्धि में कमी के बावजूद भी तेजी में वृद्धि रही। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दशक रहा 1961 से 71, 24.80%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो वर्ष रहा 1911 से 1921 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस वजह से इस पर भारत की जनसंख्या जो थी वो माइनस में चली गई थी, मतलब घट ही गया था, ये माइनस में 1.2%। सबसे अधिक 61 से 71 में 24.80%। महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या दर न्यूनतम माइनस में रहा था। लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है जहाँ भी जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि राज्यों के क्रम में मेघालय का 27.9% था। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर परसेंटेज में वृद्धि में टॉप पे थे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली का था। सबसे जनसंख्या वृद्धि दर दोनों में, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में भी दादरा नगर हवेली आया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर राज्यों में नागालैंड, केरल, गोवा का, मिजोरम, आंध्र प्रदेश का आया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप का आया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दोनों को मिला दिया तो नागालैंड का था। एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, नागालैंड। सर्वाधिक जन्म दर 2012 में बिहार और उत्तर प्रदेश में रहा था। सर्वाधिक मृत्यु दर जो रहा था वो उड़ीसा में 2012 में रहा था। शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हज़ार था, यानी प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा था। जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या जो घनत्व था वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001, जो कि 2001 में 325 था, बढ़कर 385 हो गया, अभी से 450 हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो राज्यों में बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व जो डेंसिटी था भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन भारत के सभी राज्यों में बिहार जो था वह टॉप पे था और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार में जनसंख्या डेंसिटी सबसे अधिक है। उसके बाद 2 नंबर पे बंगाल था, तो 2 नंबर आप पूछ सकता है, बंगाल 2 नंबर पे था, बिहार 1 पे, बंगाल 2 पे, केरल उत्तर प्रदेश 3-4 पे। केरल उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या घनत्व में बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली आता है। यहाँ की जनगणना, यहाँ की डेंसिटी 16,000 के आसपास है। बिहार का तो 1100 है, इसका 16,000 के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों में दिल्ली आएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों को मिला दिया जाए तो भी अरुणाचल प्रदेश आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का था। 2011 में लिंगानुपात 943 प्रति 1000 था। 2001 में 933, तो 2011 में 943 हुआ, इंपॉर्टेंट है, 943 प्रति 1000 लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों में केरल का 1084 था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी का था। सर्वाधिक लिंगानुपात दोनों में, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में, तो स्टेट का केरल का था। न्यूनतम लिंगानुपात जो था वह न्यूनतम लिंगानुपात राज्यों में हरियाणा का 879 था और जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में दमनदीप का 618 केवल था। न्यूनतम लिंगानुपात दोनों में, तो दोनों में मिला दे दमनदीप। न्यूनतम लिंगानुपात समान लिंगानुपात वाला तो कर्नाटक और गोवा, दोनों का लिंगानुपात समान था। कर्नाटक और गोवा 973, कर्नाटक और गोवा 973, दोनों पास है, दोनों का 973। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो माहे पुदुचेरी का था, 1176 प्रति 1000 पुरुष महिला का रेशियो था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन का 534 था। 2011 में शिशु लिंगानुपात 919 प्रति 1000 था। 943 नॉर्मल लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार का था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दोनों में अरुणाचल प्रदेश का था। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात राज्यों में हरियाणा का था। इस वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ेगा तब याद होगा, रिवीजन की दृष्टि से। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी दिल्ली का था। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दोनों में, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में हरियाणा का था। साक्षरता तो 11 में साक्षरता दर 73% रही थी, 2001 की तुलना में 8.20% की वृद्धि को दिखाता है। 2001 से 11 में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला राज्य जो था वो बिहार 14.8% की वृद्धि किया था। 1 से 11 में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली 18.6% की वृद्धि को दिखाया था। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला दशक 1991 से 2001 का था, 12.62% की वृद्धि दिखाया था। 2011 में पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता 64.6 था, अंतर 16.3 का था। 11 में स्त्री पुरुष साक्षरता निम्नतम अंतर मेघालय का 3.1% था। 11 में शहरी साक्षरता 84.1 था और ग्रामीण साक्षरता 67.8 था, अंतर 16.3 का था। सर्वाधिक साक्षरता राज्यों में केरल 94% और मिजोरम 2 पे था। मिजोरम 2 पे, केरल और मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप का था। सर्वाधिक साक्षरता दोनों में केरल का था।
न्यूनतम साक्षरता राज्यों में देखा जाए तो बिहार का था 61-80, अरुणाचल प्रदेश 2, राजस्थान झारखंड 3-4। न्यूनतम साक्षरता यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली का था। न्यूनतम साक्षरता दोनों में तो बिहार का। न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो सिरचिप मिजोरम का 97.91%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का था। प्रभावित साक्षरता वाला जनगणना 7 वर्ष या उससे अधिक पर। अनुसूचित जाति की संख्या कुल संख्या 16% है अनुसूचित जाति का, और अनुसूचित जनजाति का 8.6% है। तो 8.6%, इसका दुन्ना 16.6%। अनुसूचित जनजाति का दुन्ना है अनुसूचित जाति। इसमें सर्वाधिक एससी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, और एससी जनसंख्या कहाँ नहीं है तो नागालैंड में है, ये नहीं अनुसूचित जाति। न्यूनतम एससी जनसंख्या मिजोरम में है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या परसेंटेज में पंजाब में 31.9% पंजाब में है, और न्यूनतम एससी जनसंख्या परसेंटेज में मिजोरम में है। अनुसूचित जनजाति 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत लक्षद्वीप में 94.8% है। एसटी जनसंख्या नहीं कहाँ है तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या परसेंटेज वाला राज्य मिजोरम में 94.4% है। धर्म आधारित आंकड़े। धर्म आधारित आंकड़ों में जनसंख्या क्रम में हिंदू 1, मुसलमान 2, ईसाई 3, सिख 4, बौद्ध और जैन। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, सिख बौद्ध जैन। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या नागालैंड में 90% है। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बौद्धों का हुआ था। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सिखों का रहा था। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई का है, न्यूनतम लिंगानुपात सिख का है। सर्वाधिक साक्षरता जैन में है, और न्यूनतम साक्षरता मुस्लिम का है। भारत का नगरीकरण। तो 1 से 11 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 31-80% रहा था। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दशक 1971 से 81 के दौर में रहा था। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राज्यों का क्रम में महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु रहा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राज्यों के क्रम में गोवा 62.62% के आसपास, मिजोरम, तमिलनाडु बाकी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल का 10% और बिहार का 11.3% था। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट हिमाचल का 90% और बिहार का 88.7% था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई और दिल्ली। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि नगरीय क्रम में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सर्वाधिक मलिन बस्ती वाला शहर तो बृहत्तर मुंबई। विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस के 5 अरब पार करने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। यानी 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 500 करोड़ को क्रॉस कर गई थी। अभी लगभग 800 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश का क्रम है वो चीन 1 पे, भारत 2 पे। अब भारत 1 पे आ गया, चीन 2 पे। अमेरिका 3, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील आगे। सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल में एशिया, अफ्रीका 1-2 पे। धर्म के आधार पर विश्व का जनसंख्या में सबसे अधिक जो है वो ईसाई निवास करता है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे पे हिंदू, चौथे पे बौद्ध है। जनसंख्या वृद्धि तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वह नाइजीरिया अफ्रीका का। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप यूरोप है। जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वाला महाद्वीप एशिया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप मकाऊ है, क्षेत्र मकाऊ। न्यूनतम जनघनत्व वाला क्षेत्र जो है ग्रीनलैंड है। जीवन प्रत्याशा, तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश जो है वह जापान है। सर्वाधिक पुरुष जीवन प्रत्याशा आइसलैंड का है। सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा जापान का है। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा सियरा लियोन का है। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर बेलारूस का है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर अफगानिस्तान का है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो है फिनलैंड का है। सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात। न्यूनतम प्रजनन दर जो है इटली का। प्रवासी जनसंख्या, तो सबसे अधिक जो है प्रवासी जनसंख्या महाद्वीप, सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या वाला महाद्वीप यूरोप है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला देश जो है यूएई है। नगरीकृत, तो सबसे अधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। सबसे न्यूनतम नगरीकृत देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र जो है वो उत्तरी अमेरिका है। न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र अफ्रीका है। विश्व का सबसे बड़ा नगर जो है वो शंघाई चीन है। सबसे बड़ा नगरीय समूह जो है टोक्यो याकोहामा है। दक्षिण एशिया से संबंधित तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है दक्षिण एशिया में भारत का है। सर्वाधिक जनघनत्व मालदीव का है। सर्वाधिक साक्षरता श्रीलंका का है। सर्वाधिक नगरीकृत भूटान है। नगरीकृत मतलब शहर। सर्वाधिक प्रजनन दर अफगानिस्तान का और सर्वाधिक मातृ दर नेपाल का है। बाकी बिहार का इन्होंने बताया है कि कौन सा पढ़ना सही रहेगा। तो भूगोल क्या है मानचित्र से समझ ले बिहार के बारे में। एक वीडियो लाएंगे जिसमें बिहार का पूरा इतिहास भूगोल ख़त्म कर देंगे। खगोलिकी, ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये सब बिहार के लिए कुछ। विश्व का भूगोल में ये सब पढ़ना है। भारत का भूगोल हो गया, बिहार के भूगोल के भारत और विश्व का भूगोल तो हो गया। मेन बिहार का भूगोल देख लेंगे। भौगोलिक संरचना, नदी, सिंचाई, मिट्टी, वन्यजीव, आपदा, कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन। तो 2 वीडियो अभी हम लोगों ने इसका लाया है। एक
मैंने लाया है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक ये इंडियन ज्योग्राफी, इन्होंने कम में अच्छा दिया है, तो 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। 5-6 बार इसको देख ले, जो क्वेश्चन इससे आएगा वो बन जाना चाहिए, बात ख़त्म। 80 से 90% क्वेश्चन इससे आएगा, बात ख़त्म। अच्छा नोट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।